फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम पॉलिटी कर रहे थे, क्लास एट्थ चैप्टर है आज, जिसमें कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इसका हमने आधा चैप्टर देख लिया था। आधे चैप्टर में हमने ये समझ लिया था कि गवर्नमेंट जो है वो आदिवासी और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ है, उनके लिए बहुत सारे प्लान्स चला रही, बहुत सारे स्कीम्स चला रही है, जिससे वो उनके एजुकेशन में, उनके एम्प्लॉयमेंट में उनको हेल्प कर रही है। साथ में हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट के थ्रू वो उनको हेल्प कर रही है कि उनकी जो राइट्स हैं वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्टेड है। हमने ये समझा था कि आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना किस तरीके से बैन कर दिया गया है। आर्टिकल 15 के थ्रू हमने ये समझा था कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करना एक पब्लिक पनिशेबल ऑफेंस है। साथ में हमने ये भी समझा था कि क्या कहते हैं, हमारा जो फ्री रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमारा रिलीजन किसे हमें एक्सेप्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है, ये इंडिविजुअल राइट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, पिछले लेक्चर में देख लिया था। ये तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे है प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड आदिवासी। किस तरीके से दलित और आदिवासी के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। इन एडिशन टू पॉलिसी, our country also have a specific law that guard against the discrimination and exploitation of marginalized community। ठीक है, हमारे जो कंट्री में एक स्पेसिफिक लॉ है, एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई गई है, जिससे जो डिस्क्रिमिनेटेड और एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटीज़ हैं उनको अगेंस्ट उनको गार्ड करता है। ठीक है, let us read the following case the study adopted the real life account to understand the Dalit use of protection of a law provide। ठीक है, अब इसमें एक स्टोरी बता रहे हैं। उस स्टोरी में विलेज ऑफ ए जगमगलूर गियरिंग अप द बिग फेस्टिवल वंस द 5 year the local deity honored the priest of a 20 neighboring village came in 5-day event. The ceremony begins with the member of a Dalit community is washing the feet all the priest and then bathing the water used for this. The Jagmalur person who performed this task belonged to the Rathnam's family, and his father's grandfathers had both performed same task before him. Though they were never allowed to enter the temple, this ritual was viewed as a great honor bestowed on them on this special occasion। देखो, इनके यहाँ एक बिग फेस्टिवल होता है जिसमें हर 5 साल में ये मनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो प्रीस्ट होते हैं उनको 20 नेबरिंग विलेज से बुलाया जाता है। 5 दिन का इवेंट्स होता है जिसमें वो प्रीस्ट के पैर धुलते हैं और क्या कहते हैं, उसको जो वाटर से बात करते हैं और वॉश करते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है, लेकिन ये पूरी प्रोसेस करने के बाद भी उनको टेम्पल के अंदर जो है वो इंटर होने नहीं दिया जाता है। वॉज ऑल 20 years स्टडिंग इंजीनियरिंग नियर बाई द कॉलेज, ही रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिचुअल। फिर क्या होता है कि राथू नाम से जो होता है वो 20 साल का होता है और पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ रहा होता है। रिजर्वेशन के थ्रू उसको अपलिफ्टमेंट मिली, उसकी कैसे एजुकेशन अच्छी हो गई, गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए। तो क्या कहते हैं, वो ये रिचुअल्स परफॉर्म करने से मना कर देता है और वो बोलता है कि मुझे इसमें फेथ नहीं है इस प्रैक्टिस में। फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनके वो फोर्स करते हैं कि नहीं, तुम्हें ये रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो रत्नाम होता है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, मैं ये रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ देवर दलित। ठीक है, वो दलित होते हैं तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसको फोर्स करते हैं कि नहीं, तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, रत्नाम से रिफ्यूजल्स एंगर्ड बोथ द पावरफुल कास्ट इन द विलेज एंड सम फैमिली फ्रॉम हिज कम्युनिटीज़। और जो उसके गांव के पावरफुल कास्ट वाले होते हैं ना, वो भी उसको फोर्स करते हैं, नहीं तुम दलित हो, तुम्हें क्या कहते हैं ये रिचुअल्स जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा।
पावरफुल कास्ट जो होती है वो शॉक्ड होती है कि ये जो यंग बॉय है इसके अंदर इतनी गट कैसे आई, इतनी गट्स कैसे आए कि ये हमारे सामने आवाज़ उठा सके और रिफ्यूज़ कर सके कि मैं ये रिचुअल्स फॉलो नहीं करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद उनका दे बिलीव दैट इट वॉज ए रंथाम्स एजुकेशन। उनको लगा कि ये जो इंजीनियरिंग कर रहा है ना बाहर जाके, वहाँ से वो नई बातें सीख कर आ रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। he could not start comparing himself with them। और फिर इसकी वजह से ये हो रहा है कि उसको वो जो कंपेयर करने लग गया और लोगों को उससे। ठीक है, फिर रत्नाम्स own caste were fearful on angering the powerful। many worked on their field as a daily wage laborers। ठीक है, तो ये उनके फील्ड के डेली वेज लेबर्स जो होते थे वो ये चीज़ फॉलो करते थे। डोमिनेट कौन करता था? जो अपर कास्ट होती थी वो डोमिनेट करता था। वो ये सोचने लगा कि ये लोग सर्वाइव कैसे करते हैं यदि इस तरीके का डोमिनेशन चलता है। दे डिक्लेयर दैट द वर्थ ऑफ ए लोकल दैती वुड स्ट्राइक them if they refused to give in। Ratnam argued that the given not a single Dalit had ever entered the temple, how could Daiti be angry with them। और फिर जो अपर कास्ट वाले होते हैं वो उनको डराते हैं दलित्स को, यदि आप ये रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करोगे तो जो अंदर जो दैती बैठी है, मतलब जो मूर्ति बैठी है, जो भगवान बैठे हैं, वो भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे। तो रत्नाम बोलता है कि ये ऐसा है तो दलित तो अंदर घुसते तक नहीं है, अंदर जाते तक नहीं है, तो भगवान गुस्सा उनसे क्यों होंगे? वो तो प्रीस्ट से गुस्सा होना चाहिए ना। जब हम टेंपल में एंटर नहीं हो सकते तो हमसे कैसे वो गुस्सा हो जाएंगे भगवान। ठीक है, तो वो ये आर्ग्यूमेंट चलती है। द पावरफुल कास्ट जो होती है वो डिसाइड करती है कि रत्नाम को एक अच्छा लेसन सिखाया जाए, इसकी जबान बहुत चलने लग गई है, इसको बहुत अच्छे से लेसन सिखाया जाए। फिर हिज कम्युनिटीज वॉज ऑर्डर टू ऑस्ट्राइज हिम एंड हिज फैमिली एंड एवरीवन was told no one should speak or do any work for them or with them। और फिर उनको वो ये ऑर्डर पास करते हैं कि कोई भी सोसाइटी का कोई भी पर्सन रथ नाम से ना बात करेगा ना कुछ करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन रथ नाम से कोई भी बात नहीं करेगा। वन नाइट सम मैन एंटर्ड देयर पार्ट ऑफ द विलेज एंड सेट हिज हट ऑन फायर। और कोई एक फैमिली आती है और वो कहती है कि उनके गांव में, उनके घर में रत्नाम के घर में आग लग गई है। ठीक है, और कुछ वो लोग कुछ मैनेज करते हैं कि वो उसकी मम्मी को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन रत्नाम देन went to file a case in a local police station under SC/ST Act। अब क्या होता है कि रत्नाम क्या करता है कि बहुत हुआ, ये जो अपर कास्ट वाले हैं सोसाइटी वालों को मुझसे बात नहीं करने दे रहे हैं, मेरे घर में आग लग गई और कोई भी मेरी हेल्प करने नहीं आया। उसने किसी तरीके से अपने मम्मी को बाहर निकाला, तो उसने सोचा कि अब मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा, और वो पुलिस कंप्लेन करता है SC शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन एट्रॉसिटी एक्ट 1989। देखो ये एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसके थ्रू दलित और जितने भी डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटीज़ थे उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। उनको आप कोई भी काम करने से रोक रहे हैं और उनको पब्लिक प्लेस यूज़ करने के लिए एजुकेशन, टेम्पल, पार्क, कहीं पे भी जाने से रोक रहे हैं ना, तो आपको इवन क्या कहते हैं 7 ईयर प्लस आपको क्या कहते हैं पनिशमेंट होगी। और जिस तरीके से इनके घर में आग लगाई और इनको मारने की कोशिश की गई, तो ऐसे में डेथ सेंटेंस भी मिलता है। ठीक है, द अदर दलित फैमिली स्टिल डू नॉट कम टू हिज सपोर्ट। और बाकी के जो दलित फैमिलीज थे वो नहीं आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो डरे हुए थे कि ये ऐसा हुआ तो जो अपर कास्ट वाले हैं वो हम इनके साथ जैसा हुआ, इनके घर में जैसे आग लग गई तो हमारे घर में भी आग लग जाएगी। तो इस वजह से वो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। द केस वॉज पिक्ड अप द लोकल मीडिया। जो वहाँ का लोकल मीडिया था वहाँ तक वो केस चला गया और कई जर्नलिस्ट जो थे वो विलेज में आए। फिर रत्नाम रिटन अबाउट द सिंबल ऑफ ए दलित एक्शन। फिर रत्नाम ने लिखा कि दलित के लिए क्या करना चाहिए। रिचुअल्स कॉल्ड
off, but the family was forced to move out. They continued to ostracized by the powerful caste in the village. और रत्नाम ने सारी चीज़ बताई कि हमें फोर्स किया जा रहा था रिचुअल फॉलो करने के लिए, हमने मना किया तो क्या कहते हैं हमें सोसाइटी से बाहर कर दिया, कोई भी हमसे बात नहीं करता है। और सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि किस तरीके से अपर कास्ट वाले जो थे वो उनके ऊपर प्रेशराइज्ड किए। ठीक है, अब क्या होता है, ये SC/ST एक्ट जिसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दिया था मैंने, वो सतनाम साउट द सपोर्ट ऑफ लॉ fighting his complaint under the above act protest against the domination and violence of a powerful caste in the village। ठीक है, वो मीडिया के थ्रू, जर्नलिज्म के थ्रू डिमांड करता है कि नहीं, मुझे क्या कहते हैं अब तो किसी ना किसी तरीके से मुझे चाहिए कि मैं मेरे को पावर मिले और मेरे को क्या कहते हैं जस्टिस मिले। ठीक है, Act framed in 1989 in response to demand that made by the Dalit and others that the government must seriously ill treatment and humiliation of Dalit and tribal groups face in everyday sense। गवर्नमेंट को भी ये लगा कि जिस तरीके से रत्नाम के साथ हुआ सेम ये किसी के साथ भी हो सकता है और कई बार हुआ है। ठीक है, तो उनके इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलिएशन के लिए ट्राइबल ग्रुप्स के लिए गवर्नमेंट भी आगे आई और दलित पीपल भी आगे आए और उन्होंने सारी चीज़ें बताई और ये एक्ट को फॉर्म किया गया। वाइल सच इल ट्रीटमेंट परसिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ एक्वायर्ड द वायलेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, ये बार बार यूज़ करने में ना ये एक तरह से वायलेंट कैरेक्टर हो जाता था 1970-80s में, क्योंकि होता क्या था कि एक तरफ तो ये लॉ भी आया है कि हमारे फंडामेंटल राइट में लिखा है कि अनटचेबिलिटीज़ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 1970s में ये हो रहा था कि लोगों को ये पता चलने लग गया कि अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप किसी भी बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये पता चलने लग गया। जब ये पता चलने लग गया तो दलित डिमांड करने लगे कि हमें क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमें क्यों एक स्पेसिफिक रिचुअल्स को फॉलो करने दिया जाता है, हमें क्यों मंदिर नहीं जाने दिया जाता, हमें क्यों पार्क नहीं जाने दिया जाता। तो ये बाद में ना एक वायलेंट कैरेक्टर लेने लग गया था। जब ये चीज़ होने लग गई थी तो गवर्नमेंट के नज़र में आई और गवर्नमेंट ने उसके लिए लॉ बनाया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सदर्न इंडिया अ नंबर ऑफ असर्टिव दलित ग्रुप्स केम इन बीइंग असर्ट देयर राइट, और बहुत से ऐसे ग्रुप्स उभर कर आए जो डिमांड करने लग गए कि हमारे साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, हम ये सारी चीज़ें नहीं सहेंगे, हमारे लिए कुछ करो। ठीक है, refuse to perform their so-called caste duty, insist of their treated equality, और वो रिफ्यूज़ करने लग गए कि हम एक स्पेसिफिक तरह के कास्ट को फॉलो उसको रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करेंगे और इल ट्रीटमेंट से वो परेशान होने लग गए और बोलने लगे हमें इक्वालिटी चाहिए। लाइक रत्नाम, दे रिफ्यूज टू फॉलो प्रैक्टिस लोकेटेड इन ह्यूमिलिएशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दलित। ठीक है, वो रिफ्यूज़ करने लग गए कि जो ह्यूमिलिएशन और एक्सप्लॉयटेशन दलित के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। दिस रिजल्टेड इन मोस्ट पावरफुल कॉज अनलीजिंग वायलेंस, और जब कोई दलित ये डिनाई करता था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आप हमारे साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हो, हम ह्यूमिलिएट कर रहे हो, तो जो पावरफुल कास्ट होती थी वो वायलेंट हो जाती थी, वो उनको मारने लग जाती थी, धमकाने लग जाती थी। जैसे रत्नाम के घर में आग लगा दी तो इस तरीके के काम होने लग जाते थे। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंडिकेट द गवर्नमेंट दैट अनटचेबिलिटी लॉ स्टिल बीइंग प्रैक्टिस, तब जाके गवर्नमेंट की आँख खुली और गवर्नमेंट को ये पता चला कि हमने फंडामेंटल राइट में ज़रूर आर्टिकल 17 डाल दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि अनटचेबिलिटी शुड नॉट प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि अभी भी जो अनटचेबिलिटीज़ है वो प्रैक्टिस हो रही है। इन मोस्ट हिडियस मैनर दलित ग्रुप डिमांड न्यू लॉ। ठीक है, दलित ग्रुप एक नए लॉ को डिमांड कर रहे थे दैट वुड लिस्ट वेरियस सॉर्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित एंड प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथन
punishment of those who indulge them। ठीक है, और इस तरीके से जो दलित ग्रुप्स थे वो डिमांड करने लग गए एक न्यू लॉ का जो उनको ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके और ये जो वायलेंस हो रहा था दलित्स के अगेंस्ट उनको शॉर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी डिमांड्स जो हैं वो उठने लग गई थी 1970s और 80s में। आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज देमसेल्फ और उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली डिमांड इक्वल राइट्स फॉर देयर लैंड रिसोर्सेज रिटर्न टू देम। ठीक है, उन्होंने डिमांड किया और क्या कहते हैं सक्सेसफुली उस चीज़ को किया। टू हैड टू फेस एंगर ऑफ पावरफुल सोशल ग्रुप्स वर सब्जेक्ट टू ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। और इसमें ना बहुत वायलेंस हुआ। जब ये डिमांड कर रहे थे ना तो ये पावरफुल सोसाइटी वालों को पता था कि ऐसा ना हो कि ये सबका सब लेके चले जाए, ऐसा ना हो कि ये हमारे मंदिर में एंटर हो जाए और इनके जो मिथ था कि हम अशुद्ध हो जाएंगे, गॉड हमें पनिश करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे और अपने पावरफुल कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे कि हमारा जो कास्ट के लिए पावरफुलनेस है वो चली जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। फिर एक आया दिस इज़ वाई दिस एक्ट कंटेन a very long list of crime, some of which are too horrible even contemplate. This act does not only describe terrible crimes but also let people know what dreadful deeds human beings are capable of. In this sense, laws such as seek both the punish and as well as influence the way we think, act. ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल हो गया था और हॉरिबल क्राइम्स होने लग गए थे, ड्रीडफुल ड्रीड्स होने लग गई थी ह्यूमन बींग्स के साथ। और फिर लॉ जो था वो इस तरीके से लाया गया कि वो पनिश भी कर सकता था और जो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता था उनको भी पनिश किया जा रहा था। ठीक है, एक्ट डिस्टिंग्विश सेवरल लेवल ऑफ क्राइम। ठीक है, एक्ट ने बहुत बारीकी से ये समझा कि आखिर कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उन सब प्रॉब्लम्स को लेकर सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम्स उसमें दिए। ठीक है, फर्स्टली जो दिया है मोड ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट बोथ फिजिकली एंड हॉरिफिक एंड मोरली रिप्रेंसिबल एंड सीक टू पनिश दोज हु फोर्स अ मेंबर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, सबसे पहला जो दिया है वो दिया है मोड ऑफ ह्यूमिलिएशन जिसमें हॉरिफिक एंड मोरली रिप्रेहेंसिबल है, जिसमें पनिश करेगा यदि आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप दलित ही रहो, आप SC ST हो, तो टू ड्रिंक और ईट इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस। यदि आपको कोई ये बोल रहा है कि आप SC ST हो तो आपको कुछ ऐसा खाना है या पीना है जो आप नहीं खाना पीना चाहते हो, तो उसको भी उस ऑफेंस में रखा गया है। फोर्सफुली रिमूव क्लॉथ फ्रॉम द पर्सन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए SC ST। ठीक है, ये आपसे कोई कपड़े उतारने के लिए कह रहा है फोर्सफुली, तो वो भी SC ST एक्ट में आता था और उसमें भी पनिशमेंट दी हुई है। परेड्स हिम एंड हर नेक्ड विथ द पेंटेड फेस और बॉडी और कमिट्स एनी सिमिलर एक्ट विथ डेरोगेटरी द ह्यूमन डिग्निटी। फोर्सफुली आपको कोई भी कुछ काम करने के लिए बोल रहा है तो उसमें SC ST एक्ट लगता है और उसके खिलाफ यदि आप पुलिस कंप्लेन करते हो तो उस पर्सन को पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या दी हुई है, डिस्पोसेस दलित एंड आदिवासी देयर मर्जेस रिसोर्सेज और which force them into a performing slave labor। यदि आप उनको फोर्स कर रहे हो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। Thus the act set out the punish above who fourth wrongfully occupies and cultivate any land owned and allotted a member of a SC ST gets the land allotted to him transferred। और यदि आपको कोई यदि ये फोर्स कर रहा है कि आप क्या कहते हैं अपना जो लैंड है किसी को ट्रांसफ़र करो, किसी अपर कास्ट को ट्रांसफ़र करो या पावरफुल कास्ट को ट्रांसफ़र करो, तो वो भी ऑफेंस में आ गया इस क्या कहते हैं एक्ट के थ्रू। एट अनदर लेवल द एक्ट रिकॉग्नाइज
act recognize that crime against Dalit and tribal women are specific kind, therefore expects a penalize anyone assault use force on any woman belonging SC ST and tribe intend to dishonor her। और यदि आप किसी वुमेन को डिसऑनर कर रहे हो बिकॉज ऑफ वो SC ST है तो भी आपको पनिशमेंट SC ST एक्ट 1989 के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे और एक लॉ बन के आया और उसके थ्रू उनको बहुत सारी चीज़ें मिली। अब देखिए, आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 Act 1989 Act is an important another reason Adivasi activists refer it to defend the right to occupy land that was traditionally there। As you read the previous chapter, Adivasi is unwillingly to move their land and the forcefully displaced। अब देखो, इसके पहले वाले चैप्टर्स में जो हमने समझा था उस चैप्टर के हिसाब से ऐसा है कि क्या कहते हैं, आदिवासी को जो था वो फोर्सफुली उनको डिस्प्लेस किया गया था। तो अब आप इस एक्ट के थ्रू ना आप उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हो उनकी जगह से, उनको ये नहीं कह सकते हो कि भैया आप यहाँ से निकलो। ठीक है, एक्टिविस्ट हैव आस्क्ड देम दोज हु आर फोर्सिबली एनक्रोच्ड अपॉन ट्राइबल लैंड शुड बी पनिश्ड अंडर दिस लॉ। ठीक है, और यदि वो ऐसा करते हैं तो इस लॉ के खिलाफ उनको पनिशमेंट मिलेगा। They have also pointed the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people। ठीक है, in the constitution that land belonging to the tribal people cannot be sold or bought by the non-tribal people। और देखो, इस एक्ट के साथ एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई ये कि आप SC ST से कोई भी ट्राइबल लैंड है तो वो ट्राइबल को ही ट्रांसफ़र होगी, ट्राइबल लैंड जो है वो कभी भी नॉन ट्राइबल पीपल को ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, और ये ट्रांसफ़र होती है तो पनिशमेंट मिलेगा उनको। इन द केस वेयर दिस हैज़ हैपेंड द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल रिपोजेस देयर लैंड। ठीक है, अब देखो, सी के जानू एंड आदिवासी एक्टिविस्ट, ये एक आदिवासी एक्टिविस्ट थे, पॉइंटेड आउट दैट वन ऑफ द वायलेटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट guaranteed to tribal peoples are government in various states of India, for it is they who allow non-tribal encroachers in form of a timber merchant, paper mills to exploit tribal lands and forcibly evict the tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest as reserved and as sanctuaries or as sanctuaries। ये जो सीके जानू थे उन्होंने एक और मुद्दा उठाया कि जो ये नॉन ट्राइबल्स लोग होते हैं ना वो एनक्रोच करते हैं ये ट्राइबल्स एरिया में जहाँ पे ये ट्रेडिशनली रह रहे हैं। हमने ये समझा था कि आदिवासी जो थे वो ट्रेडिशनली कहाँ रह रहे थे, वो रह रहे थे फॉरेस्ट एरिया में। तो उनको ये बोला जाता है कि फॉरेस्ट आप खाली कर दीजिए क्योंकि ये रिजर्व्ड हो गया है और यहाँ पे सेंचुरी बन रही है, उसकी वजह से उनको रिप्लेस किया जाता है और ट्राइबल्स के लैंड को एक्सप्लॉइट किया जाता है फोर्सफुली। ठीक है, she also noted that in case of a tribals have already been evicted cannot go back to their land, they must be compensated। ठीक है, और उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस की कि उनके लैंड को जो है वो वापस उनसे ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है और उनको कंपनसेट भी नहीं किया जाता, तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। That is, the government must draw up a plan and policies for them to live and work elsewhere। After all, the government spent large sums of money on buildings, industrial and other projects on land taken from the tribals, so why should they be reluctant to spend even very modest amount on rehabilitation the displaced। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया सम ऑफ मनी जिससे उनको कंपनसेशन मिल सके। ठीक है, ये एक एक्ट आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूरेबल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000। ठीक है,
जिसमें मीटेड आउट द फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन नॉट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ए लैंड रिसोर्सेज। इसमें यह था कि उनके जो फॉरेस्ट लैंड था उससे उसको नहीं हटाया जा सकता था। As we see, the existence of a right or a law, even a policy or a paper, does not mean the exists reality. Peoples have had constantly work on make efforts to translate this into the principle that guide action their fellows and citizen even. देखो ये सारे लॉज जो हैं वो पेपर्स में तो आ गए हैं, पर क्या रियलिटीज़ में आए हैं? क्या ये जो क्या कहते हैं जो सोसाइटी है, जो दलित्स हैं, उन तक पहुंचा है? तो अभी भी ऐसा नहीं है कि ये लॉ जो है वो 100% पेनेट्रेट होकर जो दलित्स हैं उन तक पहुंचा है। तो अभी भी बहुत से लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि इस लॉ के लिए अवेयर किया जाए और उनकी कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जाए, जिससे उनको अच्छी एजुकेशन और अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उनकी कम्युनिटी को एक अच्छी लाइफ जो वो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिल सके। तो ये सारा कुछ था जिसमें हमने ये समझा कि आदिवासी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ के साथ गवर्नमेंट क्या करती है, क्या उनकी हेल्प करती है। तो हाँ, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। और भी चीज़ें हमने समझी कि कौन कौन से एक्ट्स आए जिसके थ्रू उनको सपोर्ट मिला, और वो ये जो उनको फोर्सफुली लेबर बनाया जा रहा था, फोर्सफुली कोई काम कराया जा रहा था, तो उन सारी चीज़ों से उनको क्या कहते हैं हटाया गया, उनका ह्यूमिलिएशन रोका गया। ये सारी चीज़ें जो थी वो गवर्नमेंट ने की। होपफुली ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।